दोस्तों, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। कहानी है एक गाँव में रहने वाले एक आम किसान की, जिसका रोज़ी-रोटी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उसकी ज़मीन थी। हर साल वो ज़मीन पर खेती करता और उससे जो फ़सल निकलती, उस फ़सल को बेचकर वो अपने घर और परिवार की जो है ज़रूरतों को पूरा करता। एक दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक योजना आई, एक पॉलिसी आई और पॉलिसी ये थी कि सब उस ज़मीन के बाजू से एक नेशनल हाईवे निकलना था। तो सरकार ने बोला कि साहब नेशनल हाईवे हमें निकालना है और नेशनल हाईवे निकलने की वजह से उसकी ज़मीन सरकार ने ले ली। उसको मुआवज़ा भी मिल गया। अब जब उसको कॉम्पेंसेशन मिल गया, बट वो कॉम्पेंसेशन उसके हिसाब से बहुत कम था, क्योंकि उसकी तो सिर्फ एक ही रोज़ी रोटी थी, वो थी ज़मीन। ज़मीन जा चुकी थी। अब जो पैसा था, वो पैसा इतना पर्याप्त नहीं था कि उसकी पूरी ज़िंदगी उस पैसे से निकल पाए। तो उसने एक सूट फाइल किया, किसी वकील को उसने हायर किया और उसने एक सूट फाइल किया सिविल कोर्ट के अंदर कि जो कॉम्पेंसेशन मिली है, वो कॉम्पेंसेशन, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 20 लाख नहीं होनी चाहिए, लगभग 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। वो केस चला भी कोर्ट के अंदर। और जब कोर्ट के अंदर गवाही चलना चालू हुई, तब अचानक से डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन लेकर आता है कि साहब यहाँ पर तो केस चलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और ये जो मैटर है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, जहां पे सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरी तरीके से बार है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पूरा का पूरा केस जो है वो रिजेक्ट हो गया और 2 3 4 साल की हुई मेहनत पूरी तरीके से खराब हो गई। ये कहानी से आपको समझ में आता है कि अगर हम कानून पढ़ रहे हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉयर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हो सकता है कि जब आप वकील बने या आप हो भी वकील, तो आपके सामने ये आई हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। एक पॉइंट ये आता है, ये डीमरर्स क्लेम क्या है। डीमरर्स क्लेम क्या है, ये एक चीज़ आती है सामने। एक चीज़ ये आती है कि मान लीजिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगी और उस एप्लीकेशन के अंदर फैक्ट जो है, जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। मान लीजिए रेस जुडिकेटा का बार है, रेस जुडिकेटा का बार है, तो क्या ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है कि दैट द प्लेंट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा। या सपोज फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का बार है, उस केस में क्या, उस केस में क्या आप प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे या आप ऑर्डर 7 रूल 11 को रिजेक्ट करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। ये वीडियो ऑर्डर 7 रूल 11 का कंटिन्यू और पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का कोर्ट रूम ट्रायल द यूट्यूब चैनल के अंदर। और चल रही है सीपीसी की सीरीज़ जीरो से सीखो और ये सीरीज़ का 14th लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में दोस्तों बात करी थी कि प्लेंट जो है, सबसे पहला ग्राउंड पर हमने डिस्कशन किया था, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं है किसी प्लेंट के अंदर तो वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। शेल वर्ड का भी हमने एक मीनिंग देखा था कि जब भी हम शेल वर्ड की बात करते हैं तो शेल वर्ड का इंटरप्रिटेशन जो होगा वो एक लिबरली और लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। इसको हम मैंडेटरी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको उसकी पॉलिसी समझनी पड़ेगी। ये पॉलिसी भी हमने समझी थी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर मस्ट बी एन एंड टुवर्ड्स लिटिगेशन। बट वो लिटिगेशन खत्म हो रही है तो वो एक सही मायने में लिटिगेशन खत्म हो, मेरिट्स पर जो है वो सूट का फैसला होना चाहिए। कोर्ट्स का ज़्यादातर जो रुख रहता है वो यही रहता है कि मेरिट्स पर सुनकर, मतलब आफ्टर गिविंग ड्यू अपॉर्चुनिटी टू द प्लेंटिफ,
as well as after giving due opportunity to the defendant, एविडेंसेस लीड करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। एविडेंसेस लीड करने की अपॉर्चुनिटी प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट दोनों को दी जाए, और उसके बाद जो है फैसला किया जाए, तब समझ में आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो कॉज ऑफ एक्शन का अगर बार आता है तो पूरी प्लेंट आपको पढ़नी है, पूरी प्लेंट पढ़नी पड़ेगी, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ सकते हो, और साथ में आप ऑर्डर 10 सीपीसी के हिसाब से प्लेंटिफ का आप एग्जामिनेशन या उनके विटनेसेस का एग्जामिनेशन भी कोर्ट कर सकती है। ये बात जो है मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ विटनेसेस जो है और डॉक्यूमेंट देखने की बात सिर्फ ये कॉज ऑफ एक्शन तक सीमित नहीं है। दूसरा भी अगर कोई बार आता है ऑर्डर 7 रूल 11, मान लीजिए बी सी डी ई और एफ तरीके का अगर कोई भी बार निकल कर आता है, तो उसके अंदर जो कोर्ट है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और उसके हिसाब से बिल्कुल डॉक्यूमेंट को पढ़ सकती है, प्लेंटिफ के विटनेस को ऑर्डर 10 के हिसाब से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है ऑर्डर 7 रूल 11 बी और सी। तो चलिए चालू करते हैं। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, यहां पर बात आ रही है दोस्तों अंडर वैल्यूड की। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। आपको जब भी ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ना है तो बी और सी हमेशा साथ में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट बी और सी को साथ में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि एक बात कर रहा है अंडर वैल्यूएशन की, दूसरी बात कर रहा है कि प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी गई है। तो दोनों जो हैं वो एक ही तरीके के रूल्स हैं। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। तो पहले पॉइंट हमारा निकल कर दोस्तों क्या आया, हमारा निकल कर ये आया कि जो सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने वो कैसा फाइल किया है, अंडर वैल्यूड सूट फाइल हुआ। पहला पॉइंट ये है कि द सूट फाइल्ड इज अंडर वैल्यूड। एक चीज़ ये अंडर वैल्यूड किया है, और प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी देने के बाद एंड वर्ड शब्द का यूज़ किया है, एंड शब्द यूज़ किया है और नहीं है। And the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। मतलब आपने प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी भी दी, ये तो समझ में आ गया था कि अंडर वैल्यूएशन है, बट उसके बाद कोर्ट ने उसको अपॉर्चुनिटी भी दी। कोर्ट ने उसको क्या किया, अपॉर्चुनिटी भी दी, बट अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अपॉर्चुनिटी किसको दी, आपने प्लेंटिफ को दी, और अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी जो है वो फेल हो गया। प्लेंटिफ फेल्ड टू करेक्ट द वैल्यूएशन, उसके बाद जाकर जो है प्लेंट रिजेक्ट होगी। तो प्लेंट रिजेक्शन अगर अंडर वैल्यूएशन के बेसिस पर है, पहली बात तो अंडर वैल्यूड होना चाहिए, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी देनी है प्लेंटिफ को। ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यूड है तो उठाया और आपने प्लेंट रिजेक्ट कर दी। अपॉर्चुनिटी दीजिए प्लेंटिफ को कि साहब हम कोर्ट जो है उसको अमूमन 7 दिन का समय देता है, 7 डेज का टाइम देता है टू करेक्ट द प्रॉपर वैल्यूएशन, एंड आफ्टर गिविंग द टाइम टू द प्लेंटिफ टू करेक्ट द प्रॉपर वैल्यूएशन द प्लेंटिफ फेल्ड टू डू द करेक्ट वैल्यूएशन। मतलब आपने गलती करी, वैल्यूएशन जो है वो गलत है, अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड होने के बाद भी जो है प्लेंटिफ फेल हो गया, प्लेंटिफ फेल्ड टू करेक्ट द वैल्यूएशन। ये 3 चीज़ें जब सेटिस्फाई होंगी उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो है प्लेंट रिजेक्ट होगी। आउटराइटली अंडर वैल्यूड देखकर जो है प्लेंट रिजेक्ट नहीं की जाएगी। अगर आपने अंडर वैल्यूड देखकर प्लेंट रिजेक्ट करी तो सुप्रीम कोर्ट के इस पे भी जजमेंट्स हैं कि वो रिजेक्शन प्रॉपर नहीं माना जाएगा। अब देखिए अंडर वैल्यूड तो है, ये तो समझ में आ गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि साहब ये अंडर वैल्यूड है? भाई आपको अगर पता करना है कि ये अंडर वैल्यूड है तो कैसे देखा जाएगा? भाई अंडर वैल्यूड जो चीज़ है वो आपको देखने के लिए सूट वैल्यूएशन एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सूट वैल्यूएशन एक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से सूट का वैल्यूएशन होता है, राइट।
अब मान लीजिए कोर्ट ने ये पाया कि साहब वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है, प्लेंटिफ ने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया। अब जब कोर्ट को मालूम है कि प्रॉपर वैल्यूएशन प्लेंटिफ ने नहीं किया, तो कोर्ट को ये भी मालूम है कि प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, राइट। ये चीज़ मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत लोग इस चीज़ को मिस करते हैं और अमूमन ये चीज़ पढ़ाया भी नहीं जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली चीज़ बोला है कि अगर कोर्ट को मालूम है कि अंडर वैल्यूड है, तो कोर्ट को ये पूरा तरीके से नॉलेज है कि प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 अगर डिफेंडेंट ने फाइल करी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि ये बात सही है, अंडर वैल्यूएशन है। उसके बाद कोर्ट उसके अंदर ये बताएगा कि सब प्रॉपर वैल्यूएशन क्या है, प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए ये कोर्ट बताएगा। उसके बाद 7 डेज का टाइम देगा, किसको देगा, प्लेंटिफ को देगा 7 डेज का टाइम टू करेक्ट द वैल्यूएशन। और उसके बाद अगर 7 दिन बाद भी प्लेंटिफ ने वैल्यूएशन नहीं करी प्रॉपर, तो वहां पर उस केस में जो है प्लेंट फिर जो है रिजेक्ट होगी। तो प्लेंट रिजेक्ट होने से पहले 2-3 स्टेप कोर्ट के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब आप जज बन जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूट वैल्यूएशन के हिसाब से हमने उसका प्रॉपर वैल्यूएशन देखा, 7-11 एक्सेप्ट करी, उसके बाद हमने ऐसा कोर्ट के तौर पर ये बताया कि प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी प्रॉपर वैल्यूएशन, व्हाट शुड बी प्रॉपर वैल्यूएशन। और जब हमने उसको प्रॉपर वैल्यूएशन बताया, 7 डेज का जनरली एक टाइम दिया, उसके बाद भी अगर प्लेंटिफ ने करेक्ट नहीं किया वैल्यूएशन, तब बिल्कुल प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उस केस में प्लेंट रिजेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जनरल कन्वेंशन है। अब आप बोलोगे 7 दिन का समय कहाँ से आता है, ये एक जनरल कन्वेंशन है दोस्तों, जनरल कन्वेंशन है। और इस जनरल कन्वेंशन के हिसाब से आपको 7 डेज का टाइम देना चाहिए प्लेंटिफ को टू करेक्ट दी वैल्यूएशन। क्या इसमें कोई डाउट है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, देखिए लिखा हुआ है क्लियरली, टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने ये नहीं बोला वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। देखिए इसके बाद वाला अगर कोर्ट की ये मंशा होती, सॉरी लेजिस्लेचर की ये अगर मंशा होती कि ऑन द बेसिस ऑफ अंडर वैल्यूएशन आप आउटराइटली जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया है, ये वाला पार्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती, सीधे लिखते वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड और अंडर वैल्यूएशन के बेसिस पर प्लेंट रिजेक्ट होती। बट कोर्ट ने बोला नहीं, सिर्फ अंडर वैल्यूएशन के बेसिस पे बात नहीं चलेगा, उसके बाद प्लेंटिफ को उसको ठीक करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। अब प्लेंटिफ ठीक कैसे करेगा? प्लेंटिफ तब ठीक करेगा जब कोर्ट उसे बताएगी कि प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो है अगर वो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करता है तब जाके जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा। तो बड़ा स्पेसिफिक और टेक्निकल चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बी वाला जो पार्ट है, बी वाला जो पार्ट बात कर रहा है वो बात कर रहा है अंडर वैल्यूएशन की। उसी तरीके से अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। अब इसके अंदर क्या है, वैल्यूएशन तो प्रॉपर है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so। स्टैम्प पेपर्स मतलब कोर्ट फीस, स्टैम्प पेपर मतलब कोर्ट फीस। तो वैल्यूएशन यहाँ पर प्रॉपर है, वैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस में आ गई? कोर्ट फीस के अंदर दिक्कत है। दैट द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द प्लेंट ऑन द इनसफिशिएंट कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जितनी लगनी थी, मान लीजिए कि अगर 5000 कोर्ट फीस लगनी थी, तो हो सकता है प्लेंटिफ ने जो है 4000 कोर्ट फीस लगा दी हो। तो उस केस में जो है ऑन द बेसिस ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ द कोर्ट फीस, insufficiently court fees had been filed by the plaintiff and due to which one of the ground accrues against the plaintiff, that is the plaint can be rejected on this particular ground when the court fees has been insufficiently paid। तो इनसफिशिएंट अगर आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया है तो बी वाला ग्राउंड आ जाएगा, और प्रॉपर वैल्यूएशन किया है बट कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी है तो सी वाला ग्राउंड आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब बात सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं होती। अब कुछ चीज़ें अपन को और भी देखनी पड़ेंगी। जनरली मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी एक्सेप्ट होती है, पहले तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी भाई, पहले तो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि साहब प्लेंट जो है दैट इज मतलब इज बीइंग बार्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, प्लेंट रिजेक्ट हो रही है आपकी, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया है। फिर आपको 7 दिन का समय देना पड़ेगा, तो यहाँ आपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने 7 डेज का टाइम जो है किसको दिया? प्लेंटिफ को दिया। डिफेंडेंट की क्या इसके अंदर आवश्यकता है? बिल्कुल डिफेंडेंट की आवश्यकता नहीं। क्या आप WS पढ़ेंगे डिफेंडेंट का? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या आप डिफेंडेंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या डिफेंडेंट के विटनेस का ऑर्डर 10 सीपीसी में अगर आपने एग्जामिनेशन किया है तो क्या आप उसको ग्राउंड में लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या चीज़ पढ़ी जाएगी प्लेंट रिजेक्ट करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ प्लेंट पढ़ी जाएगी, क्योंकि प्लेंट का रिजेक्शन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंट पढ़ना है। क्या प्लेंट रिजेक्शन के समय, प्लेंट को रिजेक्ट करते समय एविडेंसेस लिए जा सकते हैं क्या? प्लेंट के रिजेक्शन के समय एविडेंसेस लिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जहां पर एविडेंसेस की बात आ जाएगी वहां पर आपने मेरिट्स को टच किया, फिर वहां पे सूट डिसमिस होगा, ना कि प्लेंट रिजेक्ट होगी। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जब भी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट रहता है, लॉ और फैक्ट रहता है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट रहता है, उस केस में ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के हिसाब से प्लेंट रिजेक्ट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ व्हेन इट इज प्योरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, प्योरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब आप प्लेंट को पढ़कर आप लोग सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पर प्लेंट को पढ़कर उसके रिजेक्शन के ग्राउंड को इन्फर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उसी केसेस में जो है प्लेंट रिजेक्ट होती है, फैक्चुअल ग्राउंड में। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे रिजेक्ट नहीं होती है। तब हम अब बात करेंगे लिमिटेशन के ऊपर, रेस जुडिकेटा के ऊपर, ऑर्डर 2 रूल 2 के ऊपर, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उसमें हम एग्जैक्टली और समझेंगे। अभी तो हमारी चर्चा चल रही है किसके ऊपर? बात चल रही है अंडर वैल्यूएशन और प्रॉपर कोर्ट फीस आपने नहीं दी है, इस वजह से जो है प्लेंट कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रही है। अब देखिए, सिर्फ आपने 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के समय का क्या एक्सटेंशन हो सकता है? बिल्कुल, कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है कि भाई प्लेंटिफ अगर उस समय नहीं कर पाया तो वहाँ पर उसका एक्सटेंशन भी हो जाएगा। वहीं पर आता है सेक्शन 148 सीपीसी, ज़रा पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट। यहाँ पर जो है फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट जो है, इस पे स्टार मार्क करिए, क्योंकि 148 सिर्फ उसी केसेस में लगता है, 148 सिर्फ उसी केस में लगेगा जहाँ पर टाइम कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है, ना कि लॉ ने फिक्स किया हुआ है। अब ये 7 दिन का जो समय है ये आउट ऑफ कन्वेंशन कोर्ट ने फिक्स किया है, ना कि लॉ ने फिक्स किया हुआ है। अगर मान लीजिए लॉ ने फिक्स किया होता तो क्या होगा? अगर मान लीजिए लॉ ने फिक्स किया होता तो क्या होता? लॉ ने फिक्स किया होता तो 148 नहीं लगेगा। अगर कोर्ट ने फिक्स किया किसी भी चीज़ में, 148 इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद ऑर्डर 7 रूल 11। कोर्ट जहां भी समय देता है, जिस भी प्रोविजन में समय देता है सीपीसी के अंदर, जहां पर कोर्ट समय फिक्स करता है, समय सीमा फिक्स करता है, वहां पर 148 लगता है। So where any period is fixed or granted by court for doing of any act prescribed or allowed by this code, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। not exceeding 30 days in total even though the period originally fixed or granted may have expired, even though the period ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड। अभी इसको अपन डिकोड करते हैं 148 को और समझते हैं। तो 7 दिन का जो समय दिया वो कोर्ट ने समय दिया, ठीक है। अब एक्सटेंशन कहाँ पर मिला? एक्सटेंशन मिला उसे 148 के अंदर। सबसे पहले सेक्शन 148 जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? 148 लगेगा उसी पर्टिकुलर केस में जहाँ पर कोर्ट जो है वो अप्लाई कर रहा है एक्सटेंशन को।
कोर्ट अप्लाई कर रहा है एक्सटेंशन को, तो प्रोवाइजो जो है मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 का जो प्रोवाइजो है, दैट इज एडिशनल पॉइंट विद सेक्शन 148। अभी पढ़ते हैं उसको। इफ द कोर्ट एक्सटेंड्स टाइम, भाई कोर्ट अगर एक्सटेंड कर रहा है टाइम, तब 148 के अंदर अपन बात कर सकते हैं। अब कोर्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है 148 में टाइम एक्सटेंशन की, दैट इज 30 डेज। क्या 30 डेज के पीरियड के बियॉन्ड कोर्ट क्या टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकता? मान लीजिए आपने 7 दिन का समय दिया कि साहब आप प्रॉपर वैल्यूएशन कर लीजिए। मान लीजिए 7वें दिन प्लेंटिफ आ रहा था, बट प्लेंटिफ की जो मदर हैं उनकी डेथ हो गई। प्लेंटिफ की मदर जो है उनकी डेथ हो गई। अब डेथ के अंदर फॉर एग्जांपल कोर्ट ने और 15 दिन का समय दे दिया, बट उस केस में भी प्लेंटिफ का जो मेंटल ट्रॉमा था वो नहीं आ पाया। पूरे 30 दिन का समय होगा, मतलब ये यहाँ से लेकर पूरा 30 डेज का टाइम हो गया, बट प्लेंटिफ जो है कोर्ट फीस जमा नहीं कर पाया। अब क्या कोर्ट इसमें एक्सटेंशन नहीं कर सकता टाइम? बिल्कुल एक्सटेंशन टाइम हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी जो है, कोर्ट कैन एक्सटेंड द पीरियड बियॉन्ड 30 डेज। मतलब बियॉन्ड 30 डेज अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पर कोर्ट जो है टाइम एक्सटेंड कर सकता है, बट वो बहुत रेयर केस में होगा, रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा। एक्सेप्शनल केसेस 2-3 ही होते हैं, या तो डेथ हो गई, या हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, या ऐसी कोई चीज़ हो गई कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो गए। यही कुछ आपके 4-5 मेरे हिसाब से रेयर और एक्सेप्ट कंडीशन है। वहाँ पर 30 दिन के बियॉन्ड भी समय दिया जाएगा टू फुलफिल दी लेकुना, बट बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा दैट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। ये चीज बोली गई है सलेम एडवोकेट केस के अंदर, राइट। देखें एक बार ऑर्डर 7 रूल 11 बी और सी की बात करें, एक बार प्रोवाइजो पढ़ें। प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन or supplying of the requisite stamp paper, that means court fees, shall not be extended unless the court for reasons to be recorded is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper, as the case may be, within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। तो कोर्ट ने ये क्लियरली इसमें मेंशन्ड है कि सब कोर्ट उसी केस में समय एक्सटेंड करेगा जहां पर एक्सेप्शनल नेचर है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन आ रही है कि प्लेंटिफ आफ्टर डूइंग ऑल दी थिंग्स, आफ्टर गिविंग हिम ऑल दी अपॉर्चुनिटी, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग द प्रॉपर वैल्यूएशन और फुलफिलिंग द प्रॉपर कोर्ट फीस। और अगर उसको समय नहीं दिया गया तो सेक्शन 151 के हिसाब से उसको समय दिया जाएगा कि टू करेक्ट दी डिफेक्ट्स। अगर आपने समय नहीं दिया तो उसको ग्रेटर इनजस्टिस होगा, दैट विल कॉज द ग्रेव इनजस्टिस। तो अब डेथ के कॉज में हुआ, या मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी के परिवार में शादी हो, अब उसके डॉटर और सन की शादी है, नहीं आ पाया, तो वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है। तो 148 क्या है? वो एनलार्जमेंट ऑफ टाइम करता है कि वेयर द पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ये कोर्ट को पावर देता है कि एक बार आपने जब 7 दिन का समय उसको दे दिया तो उस पीरियड को अगर आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। ये पावर है कोर्ट की। भाई आपको कोर्ट को आप पावर दे रहे हो टू डू दी जस्टिस, राइट। आपने 7 दिन को कोर्ट को पावर दिया कि साहब आप 7 दिन के अंदर जो है उससे डिफेक्ट्स को करेक्ट करवा लीजिए, प्लेंटिफ से डिफेक्ट्स को करेक्ट करवा लीजिए। बट मान लीजिए देखिए सभी इंसान काम कर रहे हैं, प्लेंटिफ भी इंसान है, कोर्ट में भी जज इंसान है, एडवोकेट भी इंसान है। तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट को अगर आप उसको समय दे रहे हो, कोर्ट उसको समय दे रहा है, तो कोर्ट को आपको ये पावर देनी पड़ेगी कि उस समय को एक्सटेंड भी कर दे इन सर्टेन सिचुएशन। तो ये वो पावर है। वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय कोर्ट फॉर डूइंग एनी एक्ट। एनी एक्ट मतलब एनी एक्ट जो भी कोर्ट बोलता है उस एक्ट को करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए 148 एक जनरल पावर है कोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के लिए। आप इसको ये ना माने कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 के बी और सी के लिए रिस्पेक्टेड है। ये पूरे के पूरे सीपीसी के अंदर या कोई भी सिविल सूट के अंदर अगर कोई भी काम
कोर्ट बोलता है किसी भी पार्टी को, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को, कि ऐसा काम करिए, कोई भी एक्ट करने को बोलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में अब फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं 148 में कैसे समय बढ़ा सकता है। ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई डिफेंडेंट की, और ऑर्डर 11 रूल 12 के हिसाब से कोर्ट ने बोला कि साहब आप नेक्स्ट डेट पर ऑर्डर 11 रूल 13 सीपीसी के हिसाब से एफिडेविट फाइल करिए कि आपके पास सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स पोजेशन में हैं या नहीं, राइट। इसके लिए कोर्ट ने समय दिया कि साहब आप नेक्स्ट डेट, मान लीजिए आप 4 डेज ले लीजिए, 4 डेज के अंदर आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल भाई देखिए, कोर्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर दिन जो है पार्टी आए, हर दिन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आए, ये ज़रूरी नहीं है, उनके वकील आएंगे। अब वकील साहब आए, वकील साहब का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है अपने क्लाइंट से। भाई कुछ ऐसा चीज़ हो गया, क्लाइंट जो है मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर है, ऐसे विलेज के अंदर है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, या उसका फ़ोन ख़राब हो गया। अब 4 दिन बीत गए, वकील साहब आते हैं कि साहब मुझे थोड़ा सा और समय की ज़रूरत है, और मुझे एफिडेविट फाइल करने के लिए आप कम से कम 7 दिन का समय दें, क्योंकि मेरा तो जो क्लाइंट है उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। माई क्लाइंट इज़ इन दी रिमोट विलेज। सो व्हाट टू डू इन दैट केस, बिकॉज दैट टाइम ऑफ 4 डेज, कहाँ लिखा है 4 डेज देंगे? ये तो कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए 4 डेज दिया ना। तो 4 डेज को बढ़ाने के लिए जो है वो 148 के अंदर यहाँ पर आपको समय दिया जा सकता है। कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल 148 की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और अनदर 7 डेज 10 डेज दे सकता है, बट मैक्सिमम 30 डेज की बात करी गई है। क्या इसमें कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि 148 सिर्फ 7/11 ऑर्डर 7 रूल 11 से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ अ जनरल पावर ऑफ कोर्ट। So where any period is fixed or granted by the court for the doing of any act prescribed or allowed by this code, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total। टाइम टू टाइम बढ़ेगा। एक स्क्वायर में आप 30 दिन नहीं दे दोगे, आप पहले 4 दिन दे सकते हो, फिर 5 दिन दे सकते हो, फिर 10 दिन दे सकते हो। इस तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम enlarge such period not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired। अब इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। रिलेटिंग बैक की बात हो रही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक लग रहा है, इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 149 पढ़ लें इसके ऊपर, फिर अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए 149 भी देख लेते हैं। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों? समझ में आ रहा है? ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स आपको सिर्फ यहीं पे मिल रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, बहुत डिटेल्ड में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट इन डेप्थ आपको फ्री में मिले, 0 रुपीज़ खर्च करने पड़े महंगी महंगी कोचिंग के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका ही फ़ायदा है और मेरा भी। चलिए 149 पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। अब देखिए 148 और 149 में डिफरेंस क्या है? 149 इज फॉर दी कोर्ट फीस ओनली। 148 कोर्ट फीस वैल्यूएशन इसकी बात नहीं कर रहा था, बट 149 के पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फी prescribed for any document by the law for time being in force relating to the court fees has not been paid, the court may in its discretion at any stage allow the person by whom such fee is payable to pay the whole or part as the case may be of such court fee, and upon such payment the document in respect of which the such fee is payable shall have the same force and effect as if such fee had been paid in the first instance। as if such fee had been paid in the first instance। तो यहाँ भी थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक लग रही है। देखिए अब कोर्ट फीस ये माना जाएगा, कोर्ट फीस के लिए ये माना जाएगा कि डीम्ड टू बी फाइल्ड, डीम्ड टू बी फाइल्ड या डीम्ड टू बी पेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, डीम्ड टू बी पेड एट दी फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब जब आपने सूट फाइल किया था तब ही जो है आपने कोर्ट फीस प्रॉपर दे दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक लगेगा। वेयर दी होल और एनी
part of any fee prescribed by any document by the law for time being in force relating to court fees has not been paid, the court may in its discretion at any stage allow the person by whom such fee is payable to pay the whole or part, as the case may be, of such court fees, and upon such payment the document in respect of which such fee is payable shall have the same force and effect as if such fee had been paid in the first instance. अब मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जो है वो ये है, राइट, दैट वॉज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब लिमिटेशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है। यहाँ पर कहीं प्लेंट फाइल होती है प्लस कोर्ट फीस फाइल होती है, राइट। प्लेंट फाइल हुई और कोर्ट फीस यहाँ पर फाइल हुई। अब ये जो कोर्ट फीस थी, दैट कोर्ट फीस वाज नॉट अ प्रॉपर कोर्ट फीस, तो सेक्शन 149 की एप्लीकेशन लगी और प्लेंटिफ ने यहाँ पर पूरी कोर्ट फीस प्रॉपर दी, ठीक है। तो प्लेंटिफ जो है पुट्स एन एप्लीकेशन ऑफ, मतलब यू कैन से दैट द प्लेंटिफ हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 टू अलाउ मी टू फाइल द कोर्ट फीस। सो द कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन. Firstly, the court will see that why he had not filed the court fees earlier, and if he gives the sufficient reasons or the sufficient causes, that the court may allow to file the कोर्ट फीस। क्योंकि आपको रीजंस तो बताना पड़ेगा ना भाई, प्लेंटिफ ये तो नहीं बोल सकता है साहब मेरे मन को भाया, जो मुझे मेरे मन को भाया वो मैंने किया। भाई प्लेंटिफ अगर 149 की एप्लीकेशन पुटअप कर रहा है, 149 सीपीसी की अगर एप्लीकेशन लग रही है बाय दी प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ को ये कोजेंट रीजन से फुलफिल करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मैं शुरुआत में इस स्टेज पर कोर्ट फीस क्यों नहीं दे पाया। और अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज होता है, अब मान लीजिए वो बोलता है कि साहब माय वाइफ वाज suffering from the 4th stage of cancer and my whole fund had been accumulated in that cancer disease and eventually she passed away, and that is why I was under the tremendous economic crisis and due to which I was not able to file the court fees back then. So whatever the amount that I had with me, I had put up that court fees on the plaint and had filed the court fees because that suit is extremely important for me, because you can say so that the suit is related with the residence or the accommodation in which the plaintiff is living. उसके घर का ही सूट था। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, प्लेंटिफ का जो ये रीज़न है वो बिल्कुल कोजेंट रीज़न माना जाएगा और वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है अपने वाइफ के, उसके पासिंग का डेथ सर्टिफिकेट भी लगाता है, इकोनॉमिक बैंक स्टेटमेंट भी लगा देता है, तो दैट इज़ वेरी मच सफिशिएंट। अब यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट थोड़ी आ रहा है, वी आर डीलिंग द सिविल केसेस, प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ का यहाँ पे लॉ चलेगा, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यू नो दैट भाई जो जस्टिस है, मतलब वी आर डूइंग द प्रोसीजर लॉ एंड द प्रोसीजर लॉ इज़ द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। भाई आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर थोड़ी काम कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू द रेजर शार्प थिंग इन द सिविल केस। तो 149 की एप्लीकेशन लगाता है और वो फुलफिल हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि उसने इसी स्टेज पर जो है, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पर शुरुआत में ही जो है कोर्ट फीस दे दी थी, तो रिलेटिंग बैक की जो है वो थ्योरी लगेगी। तो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो बी और सी क्लॉज है वो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा है, एक तो अंडर वैल्यूएशन के लिए, बी वाला जो है वो अंडर वैल्यूएशन के लिए, और सी वाला जो है वो कोर्ट फीस के लिए फाइल कर रहा है, इनसफिशिएंट कोर्ट फीस। सो द ऑब्जेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी रेज्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसका ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा। क्या ज़रूरी है कि डिफेंडेंट ही ऑर्डर 7 रूल 11 करे? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ देख रहे हो तो मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी क्या कोर्ट स्यो मोटो इन्वोक कर सकता है? स्यो मोटो इन्वोक कर सकता है? ये मेरा एक सवाल है आपसे। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में अपना जवाब दीजिए, और नहीं मालूम है तो मैं तो आपको अपना आंसर बता ही दूंगा कि क्या 711 की पावर कोर्ट स्यो मोटो यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आजकल मैं कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब की हमारे चैनल की, उसके अंदर लीडिंग केस लॉज, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे 711 अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके लीडिंग केस लॉज आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। क्या 711 की पावर स्यो मोटो लग सकती है? येस, कोर्ट कैन इन्वोक द पावर ऑफ
ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्यो मोटो, इसके लिए डेफिनेंट की स्पेसिफिक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑब्जेक्शन है किस चीज़ का ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग अंडर वैल्यूएशन प्लस डेफिसिट कोर्ट फीस की अगर अपन बात कर रहे हैं, डेफिसिट कोर्ट फीस का, ये ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? डेफेंडेंट तो बिल्कुल ही रेज कर सकता है, और कोर्ट जो है वो स्यो मोटो भी रेज कर सकता है। कोर्ट खुद भी देखेगा स्क्रूटनी करके प्लेंट की कि वेदर द प्रॉपर कोर्ट फीस हैड बीन पेड और नॉट, वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं। जितनी जल्दी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को रेटिफाई कर लिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। तो कोर्ट जो है खुद भी देख सकता है। द कोर्ट नॉर्मली इन सच केसेस वुड अलाउ द प्लेंटिफ टू मेक द नेसेसरी करेक्शन। टाइम फिक्स करता है, 7 दिन का समय देता है, उसके बाद एक्सटेंशन भी कोर्ट कर देगा कि भाई आप इसमें कर दीजिए ठीक। सिर्फ कोर्ट फीस के बेसिस पर जो है आपका सूट जो है वो डिसमिस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए प्लेंट, राइट। नॉर्मली टाइम क्या होगा? 7 डेज होगा, एंड इफ रिक्वायर्ड द करेक्शन इज नॉट मेड विद इन 7 days ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट दैट द बर्डन इज ऑन द प्लेंटिफ। he or she has to satisfy the court that what were the reasons that he or she was not able to pay the proper court fees or do the proper valuation within that time। तब जो है एक चीज़ आप याद रखें, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को अभी हम पढ़ रहे हैं किसके साथ? पढ़ रहे हैं सेक्शन 148 के साथ, जहां कोर्ट ने समय दिया उसकी बात कर रहे हैं। बट इस पावर के ऊपर, भाई 148 की पावर आपको 30 डेज तक का टाइम दे रहा है, इस पावर के ऊपर जो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो प्रोवाइजो लगा रहा है। आप देखें प्रोवाइजो को कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाई ऑफ रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस द कोर्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। ये रीजंस कोर्ट रिकॉर्ड करेगा। रीजंस जो होने चाहिए दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड रीजन। रिकॉर्डेड मतलब ऑर्डर शीट में कोर्ट मेंशन करेगा is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature मतलब ये sufficient cause plaintiff को बोलना पड़ेगा कि that I was due to this particular reason was not able to do the proper valuation। तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की जो पावर है, मतलब रेड विद 148, उसकी पावर पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है सेक्शन 148। देखिए सेक्शन 148 क्या कर रहा है? दैट क्लियरली डिक्लेयर्स द टाइम, दैट मतलब 148 क्लियरली ये बोल रहा है कि भाई टाइम कैन बी एक्सटेंडेड, और टाइम कितना एक्सटेंड हो सकता है? मैक्सिमम 30 डेज जो है टाइम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। किस केस में? वेयर द कोर्ट फिक्सेस द टाइम for doing an act required in CPC, right? Section 148 would not apply in those cases where the CPC itself fixes the time। जहाँ पर CPC ने टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, जहाँ पर CPC ने ही टाइम फिक्स किया है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है 148 की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। 148 कहाँ लगेगा? जहाँ पर कोर्ट फिक्स करता है टाइम, सीपीसी ने टाइम फिक्स किया, बिल्कुल 148 का परव्यू भूल ही जाइए, खत्म आइए। 148 वुड नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर द लॉ और द सीपीसी फिक्सेस द टाइम। So once an application under 148 has been filed in reference to order 7 rule 11B or C, the court has to act in accordance with the proviso। क्योंकि 148 में आप उसको अगर अलाउ कर रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे रहे हो, तो उस अलाउंस पर जो है प्रोवाइजो एक रिस्ट्रिक्शन लीड करता है कि द टाइम विल ओनली बी एक्सटेंडेड व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शनल रीजन गिवन बाय द प्लेंटिफ। तो रीजनेबल कॉज होना चाहिए, एंड रीजनेबल कॉज हैज़ टू बी एग्जामिन्ड। रीजनेबल कॉज जो है दैट इज़ टू बी एग्जामिन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टू बी एग्जामिन्ड। आपको लग रहा होगा कि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। दोस्तों ये लेक्चर इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप जब मेंस में आपके पास जब सवाल लिखने का एक और आप इतना इन डेप्थ आंसर लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट में, तब आपको 10 में से 9 मार्क्स देने से भी कोई रुकेगा नहीं। 9 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ जानना। रीजनेबल कॉज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, देन ओनली एक्सटेंशन ऑफ द टाइम विल बी गिवन। ठीक है,
तो इट वॉज हेल्ड इन, आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इट वॉज हेल्ड इन सलेम एडवोकेट केस दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द एक्सटेंशन कैन बी गिवन बियॉन्ड 30 days एंड दैट टू अंडर 151। एक केस इसमें नोट करें, सलेम एडवोकेट के अलावा महंत रामदास वर्सेस गंगादास, महंत रामदास वर्सेस गंगादास, 1961 सुप्रीम कोर्ट, 1961 सुप्रीम कोर्ट। क्या इसमें हेल्ड हुआ था? इट वॉज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू सीक एक्सटेंशन it is not necessary that application of 148 shall be filed before original time expire, rather it can be filed even after expiry of the original time, although the extension will relate back to the date of expiry of the original time, rather that the time will relate back to the date of expiry of original time। जो मैं 148 का आपको ये पार्ट, लास्ट पार्ट बताना चाह रहा था कि इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड, उसी के ऊपर ये केस लॉ है आपका महंत रामदास वर्सेस गंगादास। मतलब कोर्ट इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए 7 दिन का समय था, 7 दिन का समय था और आपने 7 दिन बाद 15th डे पर एप्लीकेशन मूव करी, 15th डे पर एप्लीकेशन मूव करी किसकी? सेक्शन 148 सीपीसी की एप्लीकेशन आई। तो जो 148 का लास्ट पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला, इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड में हैव एक्सपायर्ड, मतलब इवन इफ जो ओरिजिनल पीरियड था 7 दिन का वो एक्सपायर हो गया, बट आपने एप्लीकेशन फाइल करी 15th डे पर, तो जो टाइम चालू होगा वो रिलेट बैक करेगा, मतलब जो समय मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, वो 7th डे के बाद से ही मिलेगा। तो इसके अंदर भी जो है रिलेटिंग बैक का कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट? क्या आपको कोई डाउट है? अब देखिए 7 दिन का समय दिया था, 7 days का टाइम दिया था। अब फॉर एग्जांपल 30 दिन का समय, 30 दिन का समय कौन फिक्स करता है? सेक्शन 148 बोलता है कि साहब 30 दिन से ज़्यादा आपको समय नहीं देना। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं, मतलब 7 दिन ख़त्म, 30 दिन ख़त्म, उसके बाद एप्लीकेशन आई 148 की कि सब टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए। क्या आप अगर कोर्ट में जज होते तो आप एक्सटेंड करते? तो आप बोलेंगे कि नहीं करते, या कुछ लोग बोलेंगे कि करते, बट मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ग्राउंड्स चेक करता कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं विच प्रिवेंटेड द प्लेंटिफ in not filing the application in 7 days, 30 days and after the period of 148 had been over। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ग्राउंड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते तो मैं बिल्कुल 148 रेड विथ सेक्शन 151 सीपीसी में एप्लीकेशन यहाँ पर अलाउ होगी और रिलेट बैक करेगी। कौन से दिन? इस दिन पर रिलेट बैक करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है 148 इस चीज़ की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं, मान लीजिए अभी दोस्तों बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी अपन लोग 2 ही चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं और देखिए कितना कुछ ज़बरदस्त डिस्कशन हो गया है इसमें। अब मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और यहाँ पर कहीं पता चलता है कि जो कोर्ट फीस है वो डेफिसिट है, कोर्ट फीस डेफिसिट है। तो यहाँ पर जो है 7 दिन का समय दे दिया कोर्ट ने, 7 days का टाइम दे दिया कि साहब आप जो है कोर्ट फीस को ठीक कर लीजिए। अब 7 दिन बाद भी, फॉर एग्जांपल 7 दिन बाद भी उसने ठीक नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, प्लेंट क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात? अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हो, एक्सटेंशन के अंदर हमेशा याद रखिए सफिशिएंट कॉज
आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब सेक्शन 149 अगर अपन देखें सीपीसी भी, वो भी क्या करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक की बात करता है। मतलब कॉज ऑफ एक्शन ये है, सूट यहाँ पर कहीं फाइल हुआ, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड यहाँ पर है, और मान लीजिए कि एप्लीकेशन जो है 149 की वो यहाँ पर कहीं आई है, तो वंस द कोर्ट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 149 इट विल रिलेट बैक ऑन द डेट व्हेन द सूट हैड बीन ओरिजिनली फाइल्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक लग जाएगा। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ रिटन अंडर सेक्शन 149, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 149 क्या है? 149 एक एनेबलिंग प्रोविजन है, और ये कोर्ट को डिस्क्रिशन देता है कि कोर्ट जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इन केस ऑफ काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, क्योंकि देखिए डिफेंडेंट भी काउंटर क्लेम ला सकता है, और जब काउंटर क्लेम आता है ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G या 6G या 6F तक है, तो काउंटर क्लेम के ऊपर जो रूल्स लगते हैं वो उसी वैसे ही रूल्स लगते हैं जो प्लेंट के ऊपर रूल्स लगते हैं। मतलब ऑर्डर 7 पूरा अप्लाई होगा काउंटर क्लेम पे। तो उस पर्टिकुलर केस में टू मेक द रेटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ कोर्ट फीस, भाई 149 सिर्फ कोर्ट फीस के संबंध में है, वी नो दैट। भाई जो भी डेफिसिट कोर्ट फीस है वो आप पेमेंट कर दीजिए। प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ पेमेंट कर दे, और डेफेंडेंट है तो डेफेंडेंट पेमेंट कर दे इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम या सेट ऑफ। So the application of 149 can be filed at any stage, even expiry of the prescribed period, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक लगेगी तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद भी एप्लीकेशन हो सकती है। दो इट इज़ असेंशियल दैट एप्लीकेशन shall be filed in that particular court where the proceedings are pending। अब ऐसा भी मत करिएगा कि भाई आप एप्लीकेशन कभी भी फाइल कर सकते हो, बट प्रोसीडिंग्स भी तो पेंडिंग होनी चाहिए। पता चला जजमेंट हो गया, और जजमेंट होने के बाद आप एप्लीकेशन फाइल करो, तो प्रोसीडिंग्स क्या पेंडिंग है? प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होनी चाहिए। तो प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है, केस अगर पेंडिंग है, तो आप उस केस की पेंडेंसी के दौरान यू कैन एट एनी टाइम फाइल द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149। एक केस लॉ था, वो आप लिख सकते हैं इस रेफरेंस में, बूटा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट, यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट, दैट it was held that court can pass order of section 149 even suo कोर्ट जो है सियोमोटो भी जो है ऑर्डर पास कर सकता है किसका? 149 का। सियोमोटो भी 149 सीपीसी का कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। सो द पर्पस ऑफ सेक्शन 149 टू रिड्यूस द रिगर ऑफ लिमिटेशन एक्ट। भाई आप रिलेटिंग बैक कर क्यों रहे हो? भाई आपने यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन आया, यहाँ पर सूट फाइल हुआ, यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हुआ, एप्लीकेशन यहाँ पर आई। अब अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ करोगे और आप ये मानोगे कि सबको सूट इज डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो गया है, लिमिटेशन का बार लग जाएगा। आपको रिलेटिंग बैक इसलिए देना पड़ेगा। तो सियोमोटो जो है कोड 149 का आपको इन्वोक कर सकता है। अच्छा, अब बात जो अपन कर रहे हैं कि भाई आप रिलेटिंग बैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि लिमिटेशन से बचने के लिए, ठीक है, लिमिटेशन जो है वो हिट ना करे, तो ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 149 इज़ टू बी रेड एज द प्रोवाइजो टू सेक्शन 4 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट। अब देखिए कैसे वैल्यूएशन होता है, कैसे कोर्ट फीस दी जाती, कितनी कोर्ट फीस दी जाएगी, कितना वैल्यूएशन किया जाएगा, ये अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इस आप सूट का कैसे वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि अगर सूट के वैल्यूएशन और कोर्ट फीस में चले गए तो शायद ऑर्डर 7 रूल 11 पर ही 10 लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा कोर्ट फीस एक्ट और सूट वैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूँ बिल्कुल कोर्ट फीस एक्ट और सूट वैल्यूएशन की बिल्कुल डिटेल्ड क्लासेस दूंगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, बट उसके लिए आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। चलिए एक केस लॉ लिखिए, पी के पल्लिना स्वामी एस, एक मिनट मैं स्पेलिंग सही से लिखूं, पी के पालिन स्वामी वर्सेस एन अरुनुगम 2009 सुप्रीम कोर्ट। 2009 सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था इसमें? इट वॉज हेल्ड दैट
द कोर्ट शैल नॉट रिजेक्ट द प्लेंट आउटराइटली ऑन द फेस ऑफ इट on the grounds of the deficit court fees. Rather, it shall be liberal and allow the time for the necessary correction, जो हम लोग इतने समय से बात करते हैं. And section 149 creates legal fiction that corrected court fees was filed on the original date when the suit was filed. क्योंकि 149 का आपको लीगल फिक्शन बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा. उसमें ये 149 के हिसाब से ये माना जाएगा कि कोर्ट फीस कब आपने पे करी है, एट दी फर्स्ट इंस्टेंस. ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, एट दी फर्स्ट इंस्टेंस. अब एट दी फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है? व्हेन दी सूट वॉज ओरिजिनली फाइल्ड, जिस दिन आपने सूट ओरिजिनली फाइल्ड किया था, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उस दिन माना जाएगा, उस डेट को माना जाएगा. इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक लग रही है 149 के अंदर. क्योंकि पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस क्या है? तो पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस जो है, दैट इज अ मैटर बिटवीन स्टेट एंड अ सूटर मीन्स हु हैड फाइल्ड द सूट. So when the application of rejection on the ground of deficit court fees is filed, और मान लीजिए कि at the same time application of 149 is filed, so the court will be liberal until and unless there is no malified or no malified intention is involved to allow the correction. मतलब मान लीजिए ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की एप्लीकेशन फाइल करी, किसने, कौन फाइल करेगा? मान लीजिए डेफेंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी और कोर्ट ने स्यो मोटो नहीं करी, डेफेंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी. ग्राउंड उसने लिया सी, मतलब सी वाला ग्राउंड क्या है? डेफिसिट कोर्ट फीस वाला उसने ग्राउंड लिया. अब इसी समय जिस दिन मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को ये एप्लीकेशन फाइल हुई और सेम उसी दिन 2026 को एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 CPC इज फाइल्ड, तो उस दोनों एप्लीकेशंस में कोर्ट इसके अंदर एक लिबरल व्यू करेगा और कोर्ट अलाउ करेगा प्लेंटिफ को कि आप इसके अंदर जो भी नेसेसरी करेक्शन है वो कर लीजिए. कोर्ट का व्यू लिबरल रहेगा इसके अंदर. ठीक है, एक और केस लॉ लिख लीजिए. मनोहरन वर्सेस शिवाराजन एंड अदर्स 2013 Supreme Court, that the court shall be liberal. It will reject the application when it is proved that the applicant is malafide. और एक बात बहुत अच्छे से दोस्तों आप याद रखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ. इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि जब भी ऑर्डर 7 रूल 11 बी वाला ग्राउंड और सी वाला ग्राउंड लगता है, मतलब अंडर वैल्यूएशन और कोर्ट फीस वाला, और कोर्ट अलाउ करती है ऑर्डर 7 रूल 11, तो कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होता है. प्रॉपर वैल्यूएशन और प्रॉपर कोर्ट फीस कोर्ट बताएगी, और फिर वो वैल्यूएशन और वो कोर्ट फीस अगर प्लेंटिफ भर देता है तो वो डिफेक्ट जो है वो रेटिफाई हो जाएगा, और रेटिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी और सूट आपका मेरिट्स पर सुना जाएगा. बट अगर आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी तो आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी. लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया, 10 दिन का समय दिया, उसके बाद भी हम उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर रहे, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं कर रहे, हम बार बार ये बोल रहे हैं साहब आप तो लिबरली कर दीजिए. ठीक है, भले ही वैल्यूएशन नहीं है, भले ही सही से कोर्ट फीस नहीं है, आप तो सब सूट को इंस्टीट्यूट करवाइए, सूट चलने दीजिए. ऐसा नहीं होगा. लिबरल का मतलब ये नहीं है कि कुछ तो भी चल रहा है. प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्लेंट रिजेक्ट करिए, वो जाने उसका काम जाने. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इसका मैं आपको जवाब नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं अपने पिन कमेंट्स में भी लिखूंगा. ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा. ये बड़े इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 की एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर कर दिया. इस ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी या इस ऑर्डर के बाद
डिक्री बनानी पड़ेगी, उसके बाद अपील होगी। क्या ऑर्डर 7 रूल 11 में डिक्री बनानी आवश्यकता है, नहीं है? इसके ऊपर मुझे आप जवाब दीजिए। पिन कमेंट में मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ। राइट, चलिए, ये बात हुई हमारी 2 क्लॉजेस की। एक्चुअली पिछली क्लास में मेरे पास समय बहुत कम था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग में समय नहीं दे पाया और 2-3 दिन से भी अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट कोई बात नहीं, आपसे कंटिन्यू रहेंगे वीडियोस। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और आप मुझे पिन कमेंट में ये भी बताइए कि इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ क्या चालू करी जाए। कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो अपन चालू करें? बीएनएसएस करें, इंडियन एविडेंस एक्ट करें, आईपीसी आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब भारतीय न्याय संहिता पढ़ना चाहते हैं, या कोई और सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, जो पढ़ना चाहते हैं, पूरा फुल अपडेटेड केस लॉस के साथ आपको मैं लेकर आऊँगा। पिन कमेंट में बताइए, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे वही जो है जीतेगा। अपन चालू कर देंगे, कम से कम मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा, फिर आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट, वेयर द सूट appears where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, to be barred by any law। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको मैंने एक शब्द यूज़ किया था राइट एट द स्टेज व्हेन आई हैड started the video, that is demerrers claim। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। demerrers claim क्या है? और एक सवाल ये आता है, सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अब ये वाला जो ग्राउंड है, ये एक बहुत कॉमन ग्राउंड है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी का। कितने ग्राउंड है हमारे पास? हमारे पास टोटल साहब 6 ग्राउंड है। पहला कॉज ऑफ एक्शन है, दूसरा अंडर वैल्यूएशन है, तीसरा कोर्ट फीस है, फोर्थ हम बात कर रहे हैं कि दैट इट इज बार्ड बाय एनी लॉ। बट कैसा बार है? स्टेटमेंट इन दी प्लेंट, मतलब प्लेंट को कोरा पढ़ने के बाद, प्लेंट को पढ़ने के बाद, प्लेंट के एवरमेंट्स पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि दैट इट इज बार्ड बाय एनी लॉ, लिमिटेशन से बार्ड है। अगर प्राइमा फेसी पता चल रहा है तो रेस जुडिकेटा का बार लगेगा, ऑर्डर 2 रूल 2 लगेगा। प्रश्न है, इस पर डिस्कशन अपन को करना पड़ेगा। एक सवाल आप ये भी बताइए, मान लीजिए लैंड एक्विजिशन का मैटर है, जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी सुनाई थी। लैंड एक्विजिशन का मैटर्स आउटराइटली बार्ड होते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता, तो ऑर्डर 7 रूल 11 डी के अंदर आउटराइटली बार्ड रहेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, प्लेंट पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि दैट इट इज बार्ड बाय दैट लॉ। वक्फ एक्ट से रिलेटेड मामले हैं, सरफासी एक्ट से रिलेटेड मामले हैं। यही तो है डीमरर्स क्लेम। मतलब पार्टीज क्लेमिंग नीड नॉट टू प्रूव एविडेंसेस टू प्रूव द बार। भाई क्या है डीमरर्स क्लेम? डीमरर्स क्लेम जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डीमरर्स क्लेम क्या है? डीमरर्स क्लेम ये है जिसके लिए एविडेंसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। evidences are not required, evidences are not required to prove the bar, to prove the bar। evidences required नहीं हैं, यही डीमरर्स क्लेम है। अपरेंटली जो है प्लेंट पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद प्लेंट का आपको पता चल रहा है कि दैट इट इज बार्ड बाय एनी लॉ, तो वहां पर डीमरर्स क्लेम लगेगा। एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इफ एविडेंसेस आर गिवन देन द सूट विल बी डिसमिस्ड, बिकॉज वी आर टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। और जब हम मेरिट्स टच करते हैं तो क्या होगा? सूट डिसमिस होगा। बट अगर आपको प्लेंट रिजेक्ट की बात करते हैं तो द बार मस्ट बी, भाई प्लेंट आप रिजेक्ट की बात करते हो तो बार कैसा होना चाहिए? बार होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ द प्लेंट, ऑन द फेस ऑफ द प्लेंट, ऑन द फेस ऑफ द प्लेंट जो है बार होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप प्लेंट देखें, जस्ट बाय सीइंग द प्लेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट, बार इज अपरेंट। बार जो है वो अपरेंट है, बार इज अपरेंट, बार इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ प्लेंट जो है वो बार अपरेंट है। तो यहाँ पर याद रखिए, 2 चीज़ें जो है प्लेंट पार्टी के ऊपर बर्डन रहेगा। पहला बर्डन क्या रहेगा कि
स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट मतलब प्लेंट के जो अपरेंट है प्लेंट उससे जो है मतलब साबित होना चाहिए बार। और दूसरी चीज़ क्या है, मतलब द सूट इज़ बार्ड बाय सम लॉ। भाई एक तो ये चीज़ होना चाहिए कि सूट बार्ड है, दो चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी इसमें। एक तो ये है कि बार्ड बाय एनी लॉ, और दूसरा चीज़ ये है कि दैट इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट। भाई बार अगर आपका प्रूव हो गया तो एप्लीकांट को ये भी प्रूव करना है कि जो बार है वो मैनिफेस्ट है। किससे मैनिफेस्ट है? प्लेंट से मैनिफेस्ट है, डीमरर्स क्लेम है। मतलब यू नीड नॉट गिव द एविडेंसेस इन ऑर्डर टू प्रूव दैट बार। तो तब जाकर जो होगा यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11D के अंदर प्लेंट रिजेक्ट होगी। अब अपन बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल शुरुआत में बात कर रहे थे रेस जुडिकेटा के बारे में। अब रेस जुडिकेटा क्या प्लेंट से मैनिफेस्ट हो जाएगा? क्योंकि देखिए डेफेंडेंट WS तो हम डेफेंडेंट का देखेंगे नहीं, डेफेंडेंट से कोई एविडेंस भी नहीं लेंगे, डेफेंडेंट का कोई विटनेस को भी एग्जामिन नहीं करेंगे। देखिए और रेस जुडिकेटा का बार को जो है, रेस जुडिकेटा का बार जो है वो एक बड़ा टेक्निकल प्ली है, टेक्निकल प्ली है। और ये प्रूव हो सकती है सिर्फ एविडेंसेस के बिहाफ पर, जिसमें डेफेंडेंट आएगा वो अपने एविडेंसेस देगा, प्रीवियस सूट की कॉपी देगा, वो ये बताएगा कि ये सूट, करंट सूट और प्रीवियस सूट जो है वो हमारी ही पार्टीज़ के बीच में लड़ा गया और सब्जेक्ट मैटर भी सेम था, प्रीवियस कोर्ट कॉम्पिटेंट भी था। सब चीज़ें प्रूव करने के बाद जो है रेस जुडिकेटा का बार लगेगा। तो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है रेस जुडिकेटा की वजह से प्लेंट कभी रिजेक्ट नहीं होती। यही चीज़ है ऑर्डर 2 रूल 2 के हिसाब से भी। भाई ऑर्डर 2 रूल 2 अगर आप कर रहे हो तो जब तक आप एविडेंस लीड नहीं करोगे, ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। भाई ऑर्डर 2 रूल 2 अगर आपको प्रूव करना है उसके लिए डेफेंडेंट को प्रीवियस सूट की कॉपी लेकर आनी पड़ेगी, प्रीवियस सूट की कॉपी के बाद उसको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक एक चीज़ें हिट करनी पड़ेंगी कि साहब ये कॉज ऑफ एक्शन वो उस वक्त भी रेज कर सकता था, तब जाकर बार आता। तो ये जो है एविडेंसेस जहाँ पर देने की बात आ जाएगी वहाँ पर आप ये समझ लीजिए वहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11D वाला पार्ट नहीं लगेगा। लिमिटेशन, लिमिटेशन एक बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट इशू उठता है। देखिए लिमिटेशन का जो प्रश्न है उस पर कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया जा सकता। कभी कभी लिमिटेशन जो है अपरेंट रहता है, अपरेंट ऑन द प्लेंट, अपरेंट रहता है प्लेंट पर, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। मतलब इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बट आप मुझे ये बताइए, प्लेंटिफ ये भी तो बोल सकता है कि साहब मेरे पास सेक्शन 4 till 24 एक्सेप्शंस भी लगेंगे और एक्सक्लूजन्स भी लगेंगे। अब जब एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन्स की बात आएंगी तो प्लेंटिफ के पास ये राइट है कि वो ये एविडेंसेस देकर प्रूव करे कि साहब ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन या ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्सक्लूजन आई वाज नॉट एबल टू फाइल द सूट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। सो उस पर्टिकुलर केस में आपको एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिमिटेशन का क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम केसेस में मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ प्लस फैक्ट होता है। एंड व्हेन इट इज़ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, मतलब लॉ और फैक्ट इस तरीके से इंटरट्वाइंड हैं और इस तरीके से इंटरट्विस्टेड हैं दैट यू कैन नॉट सेपरेट द फैक्ट्स फ्रॉम द लॉ एंड एविडेंसेस आर टू बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रूव द बार, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ डीमरर्स क्लेम। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन आउटराइटली प्लेंट रिजेक्ट नहीं होगी। बट अब ये है कि अगर अपरेंट है प्लेंट के ऊपर, मतलब ये बड़े इक्का दुक्का मामले ऐसे आपको कभी लाइफ में मिल सकते हैं, तभी जाकर रिजेक्ट होगी। बट जनरल केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड प्लेंट इज नॉट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन। चलिए भाई साहब इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो डी वाला क्लॉज जब भी अपन देखेंगे व्हेन द डी इज़ टू बी थिंक्ड, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, सूट है किससे, बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय लॉ। ठीक, दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि एविडेंसेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। सो इफ़ द पार्टी हैज़ टू प्रूव द एविडेंसेस टू प्रूव द बार देन द सूट विल बी डिसमिस्ड। यहाँ पर मेरिट्स पे जैसे टच हो गए वहाँ पर सूट की बात आ जाएगी एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वहाँ पर नहीं हो सकता, राइट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो ये बात अपनी रही
ऑर्डर 7 रूल 11 के डी के बारे में। अब एक चीज़ इसके अंदर देखिए कि इसके लिए आपको हज़ारों एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैं एक दो दिन में कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ केस लॉज भी इसके पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिसकी वजह से सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सीपीसी में का मतलब सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन जो है अपरेंट बार्ड है। अब एक लैंड एक्विजिशन हो गया, सरफासी एक्ट हो गया, एक मुझे विक्टिम वो याद आ रहा है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट जो है, जो लेबर लॉज हैं, तो लेबर लॉज के अंदर भी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट जहाँ पे लगता है वहाँ पे सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन आउटराइटली बार्ड रहता है। हर एक लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन रहता है कि दैट सिविल कोड डज नॉट पोजेस द जुरिस्डिक्शन। बट कुछ केस लॉज मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको अपरेंटली ये तो याद रहे कि सब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो हमारे यहाँ नहीं लगता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। एक हम छोटा सा टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11 रेड विथ सेक्शन 80 सीपीसी, रेड विथ सेक्शन 80 सीपीसी। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11, क्योंकि वी विल डिस्कस सेक्शन 80 इन डिटेल इन दैट वीडियो, क्योंकि सेक्शन 80 भी अपना क्लियर हो जाएगा और अपना ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 में से क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। राइट, अब ई वाला जो पार्ट है वो बोल रहा है कि डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुई है। ऑर्डर 7 रूल 9 में अपन ने बोला था कि सब आपको डुप्लीकेट में एज मैनी कॉपीज एज देयर आर डिफेंडेंट इतनी फाइल करनी है, और उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि अगर डुप्लीकेट में आप फाइल नहीं करते हो तो इट इज़ अ ग्राउंड, सॉरी ये तो रूल 9 की बात हो रही है। अगर आपने डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी मतलब ऑर्डर 4 का कंप्लाइंस आपने नहीं किया है तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। और एफ वाला ग्राउंड ये है कि वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, मतलब यू हैव नॉट फाइल्ड एज मैनी कॉपीज, नहीं, और मैं थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, ये रूल 9 तो अपना ये है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस फीस नहीं दी है। इफ़ यू हैव फेल्ड टू फाइल द प्रोसेस फीस और प्लेंट आपने नहीं दी है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपकी प्लेंट इसमें रिजेक्ट हो सकती है। थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऑर्डर 7 रूल 9 क्या है, प्लेंटिफ को बाउंड किया हुआ है टू फाइल दी प्रोसेस फीस एंड ऑल्सो फाइल एज मैनी कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन द प्लेन पेपर एज देयर आर डिफेंडेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। सो द कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेंट इफ द अबव हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन 7 days, मतलब यू हैव नीदर फाइल्ड द कोर्ट फीस नॉर फाइल्ड द डुप्लीकेट्स ऑफ द प्लेंट, मतलब you have not filed the as many copies as there are defendant। देखिए डुप्लीकेट में क्या है, 2 कॉपीज़ में तो आपको प्लेंट फाइल करनी ही रहती है, ये ऑर्डर 4 का कंप्लाइंस है। बट ऑर्डर 7 रूल 9 का जो कंप्लाइंस है उसमें आपको इसके अलावा, मतलब डुप्लीकेट के अलावा यू हैव टू फाइल द प्लेंट एज मैनी एज कॉपीज एज देयर आर डिफेंडेंट, क्योंकि जो डुप्लीकेट है प्लेंट की वो तो केस फाइल में लग जाएगी। दोज 2 copies of the plaint will not be given to the defendant। The copies apart from the 2 copies that are being supplied by the plaintiff as there are defendant, those copies will be given to the defendant। तो ऑर्डर 7 रूल 9 का अगर कंप्लाइंस नहीं किया है मतलब नीदर यू हैव फाइल्ड दी प्रोसेस फीस नॉर यू हैव फाइल्ड दी कॉपीज एज देयर आर डिफेंडेंट, देन द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। इसके ऊपर एक केस तो आप लिख सकते हैं, मैयर एच के लिमिटेड वर्सेस ओनर्स एंड पार्टीज। इसकी साइटेशन मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल। दूसरी है एस जे एस बिजनेस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये चर्चा अपनी रही ऑर्डर 7 रूल 11 की। इनफैक्ट ऑर्डर 7 अपना पूरा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास से वी विल डिस्कस अबाउट रेस जुडिकेटा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले नहीं किसी वीडियो में, बट वीडियो ख़त्म करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक गुड बाय।